Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मलेरियल पैरासाइट टेस्ट के हवाले से। ठीक है कि मलेरियल पैरासाइट टेस्ट क्या होता है, ये किस तरीके से हम करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसमें कितने मेथड्स से हम मलेरियल पैरासाइट टेस्ट करते हैं, ये सब कुछ हम तफसील से पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान है और आप देख रहे हैं कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट चैनल। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है, मतलब जो सबसे मेन कंटेंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मलेरिया, कि मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, ये सब कुछ हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे, और मलेरिया टेस्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम इस टेस्ट का पर्पस करेंगे कि इस टेस्ट का मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए टेस्ट हम करते हैं, डायग्नोस्टिक मेथड, इस टेस्ट को करने के लिए कितने मेथड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू परफॉर्म दैट टेस्ट। इसके अलावा जब कभी ये टेस्ट हम करेंगे, लेट सपोज यूजिंग एनी ऑफ द मेथड, जो भी मेथड हम करेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि तरीक़ेकार किस तरीके से हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में हम रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से रिज़ल्ट्स आते हैं इस टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा जी, पहले पॉइंट में ये कहता है कि जो मलेरिया होता है आपके पास, ये असल में बीमारी का नाम है, एक डिजीज़ है। ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम से काज होता है। मलेरिया डिजीज़ है और प्लाज्मोडियम आपके पास क्या है, ये एक पैरासाइट्स है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम के बहुत से किस्म होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपुरियम, प्लाज्मोडियम ओवेली। ठीक है, ये सारे प्लाज्मोडियम के कुछ ख़ास किस्म के टाइप्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम दरअसल आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब एक प्रोटोजोआ होता है जो कि मोस्टली फीमेल एनाफिलस, जो कि एक मस्कीटो होता है, फीमेल एनाफिलस को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और जैसे फीमेल एनाफिलस इन्फेक्ट हो जाता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, तो फिर वो जाकर ह्यूमन के ऊपर मतलब फीड करता है और फिर ह्यूमन को बाइट करके ह्यूमन के अंदर ये इंजेक्ट करते हैं प्लाज्मोडियम को। फिर प्लाज्मोडियम जाकर वहाँ पर अपना लाइफ साइकिल करता है। यहाँ से एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है तो वो ह्यूमन में भी होता है और फीमेल एनाफिलस यानी मस्कीटो के अंदर भी होता है। ह्यूमन में अलग होता है और जो फीमेल एनाफिलस होते हैं उसमें उसका लाइफ साइकिल अलग होता है। दोनों में लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है। लाइफ साइकिल की तरफ मैं इतना डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि इस पर इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, ये था आपके पास फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो मलेरिया है, याद रखिएगा अभी जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए ये साइन एंड सिम्पटम से भी कभी कभार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं। तो साइन एंड सिम्पटम से भी हम अंदाज़ा लगाते हैं पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। तो कौन से साइन एंड सिम्पटम्स पेशेंट में होने चाहिए मलेरिया के लिए, तो पेशेंट अगर मलेरिया का पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा सिक होगा, बीमार होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, शेकिंग मतलब चिली, इसका मतलब ये कि उसको शेवरिंग होगी। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होगा और फ्लू लाइक सिम्पटम्स और इलनेस इसको होगा। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्टली मलेरिया में इस किस्म के साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। अब इस टेस्ट का मकसद क्या है, इस टेस्ट का जो मेन मकसद होता है वो हम ये देखते हैं बॉडी में प्लाज्मोडियम है कि नहीं, पैरासाइट्स है कि नहीं। इस टेस्ट का मतलब मकसद ये होता है। यहाँ पर दूसरा पर्पस भी मैंने लिखा हुआ है, एक अलग हेडिंग मैंने दिया हुआ है। पर्पस इसका ये भी होता है कि बॉडी में सेवियर एनीमिया है कि नहीं। अब आप लोग ये कहें कि इसका एनीमिया से क्या लेना देना है। जब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल करता है ना, तो ज़ाहिर बात ये रेड ब्लड सेल में अपना लाइफ साइकिल करता है। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जैसे ही फीमेल एनाफिलस से मतलब ह्यूमन के बॉडी में आते हैं ना, तो ये सबसे पहले आपके पास हेपेटोसाइट में जाते हैं, मतलब लिवर के सेल में जाते हैं। वहाँ से निकल कर मेरोजाइट्स की शक्ल में फिर ये अटैक करते हैं
मतलब ह्यूमन के आरबीसी पर अटैक करते, फिर वहाँ पर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते और फिर वहाँ से ह्यूमन आरबीसी को रप्चर करके बहुत ज़्यादा ये निकल जाते हैं। ठीक है, तो स्टेजेस पर मैं आपको आगे बता दूंगा, इसके स्टेजेस होते हैं वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि एनीमिया है, क्योंकि एनीमिया इसमें इस तरीके से होता है कि इसमें आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। जब आरबीसी के अंदर ये बन जाते हैं तो फिर ये रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हाइपोग्लाइसीमिया। अब बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया को जानने के लिए वो इस वजह से, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल ही आपके पास ट्रांसपोर्ट मटेरियल होते हैं, ब्लड सेल क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज वगैरह भी। जब रेड ब्लड सेल ही आपके पास ख़त्म हो गए, मतलब उसका मिकदार ख़त्म होता जाता है, तो ज़ाहिर बात है आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, रीनल फेलर होगा। ठीक है ना, मतलब किडनी प्रॉब्लम्स होगा, हाइपर बिलरोबिनीमिया। ठीक है ना, हाइपर बिलरोबिनीमिया का मतलब ये है कि बिलरोबिन खास किस्म का प्रोटीन होता है, वो बॉडी में कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है। ठीक है, एंड एसिड बेस डिस्टर्बेंस, आपके बॉडी में एसिड बेस की डिस्टर्बेंस हो जाती है, बैलेंस उसका बरकरार नहीं होता। तो ये जैसे चीज़ें भी आपके पास डिटेक्शन में आते हैं कि मलेरिया को, पैरासाइट को डिटेक्ट करने का मकसद ये भी होता है। ठीक है, अब हम डायग्नोस्टिक मेथड्स पढ़ते हैं कि कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है मलेरियल पैरासाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे जो पहला मेथड जो कि मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी में लोग करते हैं ना, उसको हम कहते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड। तफसील से हम आगे पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट मेथड होता है। दूसरा मेथड आपके पास होता है स्लाइड मेथड, जिसमें हम थिक और थिन ब्लड स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो मेथड होता है वो पीसीआर टेस्ट फॉर प्लाज्मोडियम न्यूक्लिक एसिड। ये टेस्ट मोस्टली हम इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इन दो टेस्ट से हमारे पास तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को मलेरिया है कि नहीं। इन दो टेस्ट से हमारे पास अंदाज़ा हो जाता है। तो पीसीआर बहुत कम किया जाता है या तकरीबन इसको किया भी नहीं जाता। ठीक है, एलाइजा टेस्ट भी हम मतलब मलेरिया को आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो टेस्ट याद रखिएगा, इन दो टेस्ट का इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कि रिपिड और स्लाइड टेस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इन दोनों में भी फिर रिपिड टेस्ट का हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अच्छा जी, याद रखिएगा ये जो रिपिड टेस्ट होता है ना, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि पता चल जाए, या हमें सिर्फ ट्रेट मतलब अंदाज़ा बताते हैं, हमें सिर्फ मतलब इस रिपीट टेस्ट का मकसद ही सिर्फ है कि हमें सिर्फ अंदाज़ा पता चल जाता है। जैसे रिपीट टेस्ट में हमें पता चल गया, मुझे स्ट्रिप के ज़रिए करते मैं आगे आपको बता दूंगा, जैसे हमें पता चल गया कि यार पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताए, जैसे हमें पता चल गया कि यार रिजल्ट पॉजिटिव, फिर दूसरा स्टेप स्लाइड है, जो कि मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी में ये लोग नहीं करते, क्योंकि रिपीट टेस्ट से ये कहते हैं कि यार बस प्लाज्मोडियम है तो बस है, लेकिन स्लाइड ये नहीं करते। हालांकि स्लाइड मेथड करना चाहिए ताकि पता तो चले प्लाज्मोडियम अगर है, लेकिन कौन सा टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम है। लिहाजा स्लाइड मेथड करना निहायत ज़रूरी है। रिपीट में सिर्फ आपको अंदाज़ होता है कि प्लाज्मोडियम है, लेकिन स्लाइड में आपको यह अंदाज़ हो जाता है कि विच टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यह करना निहायत ज़रूरी है। अच्छा, अब रिपीट टेस्ट में आपके पास हम मोस्टली स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रिपीट डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक स्ट्रिप लेना है। लेट सपोज ये आपने स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस स्ट्रिप में आपके पास दो पहले टाइम मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्ट्रिप हमें मिला था ना, जब हम ये मलेरिया पैरासाइट जब हम करते थे, तो पहले ऐसे स्ट्रिप अवेलेबल होता था जिसमें सिर्फ ये कंट्रोल था और उसके साथ सिर्फ मलेरिया यहाँ पर लिखा होता था। ठीक है ना, तो इस तरह के एक दो ही बैंड्स इसमें आते थे, लेकिन आजकल जो है ना अब इसमें 3 बैंड्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरियम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास अब स्ट्रिप अवेलेबल है। अच्छा, अब इस स्ट्रिप में ये टेस्ट आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप पेशेंट से ब्लड लेंगे एडीटीए ट्यूब में। ठीक है, अब पेशेंट से ब्लड ले लिया आपने एडीटीए ट्यूब में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके ये जो एरिया होते हैं इसको कहते हैं सैंपल रीजन, और इसका ये जो एरिया होता है यहाँ पर बी लिखा होगा। यहाँ पिक्चर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब स्ट्रिप आप देखेंगे ना तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होगा एस और बी। एस साइड पोर्शन पर आपने ब्लड सैंपल डालना होगा 5 माइक्रोलीटर, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है ना, ये आपके पास बफर पोर्शन होता है, जहाँ पर हम बफर डालते हैं। इस स्ट्रिप के साथ आपको बफर भी मिलता है और एक छोटा सा पाइपट सा मिलता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, आपको पाइपट सा भी मिलता है। ठीक है, जो कि मोस्टली 5 माइक्रोलीटर पिकअप करता है ब्लड। तो जैसे आपने इस एस पोर्शन पर ब्लड डाल दिया, तो फिर आपने क्या करना होगा, बी पोर्शन पर
4 ड्रॉप्स ऑफ द बफर रिएजेंट्स आपने डालना होगा। 4 ड्रॉप ऑफ द बफर रिएजेंट्स आपने डाल दिया, फिर आपने तकरीबन 20 मिनट तक वेट करना होगा। ठीक है, यही तरीक़ाकार इसमें भी लिखे है, देखो 20 मिनट तक आपने वेट करना होगा। अच्छा, एक बात अपने जहन में याद रखिएगा कि जब आप 20 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि 20 मिनट बाद फिर आप आ जाओ देख ले कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नहीं, इसका मतलब है कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको बार बार ऑब्जर्व करना होगा। 20 मिनट के अंदर अंदर अगर 20 मिनट से टाइम बढ़ गया तो इट मीन्स कि ये टेस्ट आपने ठीक तरीके से नहीं लगा या ये इनवैलिड है, आपने सही तरीके से टेस्ट नहीं लगा, कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, 20 मिनट इसका अपना प्रॉपर टाइम होता है। 10 मिनट ये मोस्टली आपको रिजल्ट क्विकली 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, 10-15 मिनट आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन 20 मिनट ये इसलिए लिखे कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक है, तो आपने 20 मिनट के दौरान ही रिज़ल्ट देखना होगा। अच्छा जी, अब रिज़ल्ट से आप किस तरह अंदाज़ा लगाएं कि रिज़ल्ट, अच्छा इसमें एक कंट्रोल बैंड्स होते हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का होता है, एक प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम का होता है। अब याद रखिएगा, अगर तो सिर्फ कंट्रोल पर बैंड्स आ गया, सिर्फ कंट्रोल पर बैंड्स आ गए, तो इट मीन्स कि आपके पास जो मलेरियल टेस्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर कंट्रोल पर बैंड आ गया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पर बैंड आ गया, इन दो पर बैंड आ गया, ये तीसरा लेट सपोज इस पर नहीं आया, सिर्फ इस दो पर आया, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सिर्फ इस दो पर आया, तो इट मीन्स के बॉडी में मलेरिया है, मतलब बॉडी में प्लाज्मोडियम है, डिजीज़ है मलेरिया का, मतलब प्लाज्मोडियम है। लेकिन यहाँ पर इस पर भी बैंड आया है और ऊपर भी बैंड आया है, इट मीन्स कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है बॉडी में। अगर तो लेट सपोज यहाँ पर बैंड आ गया और यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर बैंड आ गया, इस तीसरे जगह पर बैंड, तो इट मीन्स फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन इस बार जो अंदर जो पैरासाइट है इसमें, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम इसमें है। ठीक है, दूसरा एक ये रिजल्ट भी आता है। तीसरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है कि कंट्रोल के साथ भी बैंड आता है, इसके साथ भी बैंड आता है, वाइवेक्स के साथ भी बैंड आता है और फाल्सिफोरम के साथ भी बैंड आता है। इट मीन्स कि आपके पास दोनों बॉडी में मौजूद है, दोनों पैरासाइट बॉडी में मौजूद है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले ही बात बता दिया है कि प्लाज्मोडियम के 4 टाइप से, फाल्सिफोरम, वाइवेक्स, ओविली एंड मलेरिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों का आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरीके से होता है। बाज़ों का टेस्ट इनवैलिड होता है, मतलब स्ट्रिप ख़राब होता है या आप लोगों ने सही तरीके से टेस्ट नहीं किया होता। अगर तो आपके पास 20 मिनट के बाद रिपोर्ट नहीं आया, बिल्कुल इसी तरह, तो इट मीन्स आपने कोई गलती किया होगा, तो फिर आपने क्या करना होगा, यू हैव टू रिपीट द टेस्ट अगेन, फिर दोबारा रिपीट करना होगा। दोबारा रिपीट करने के बाद भी सेम सिचुएशन आ गई, इट मीन के स्ट्रिप ही ख़राब है, जो आपने किट लिया है ना मलेरिया के लिए वो ख़राब किट है या स्ट्रिप काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो लेट सपोज आपके पास कंट्रोल बहुत हल्का सा बैंड है, लेकिन आपके पास प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या दोनों में बैंड्स आपके पास ज़्यादा है, बहुत डार्क है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल में है लेकिन बहुत कम है, तब भी ये इनवैलिड रिपोर्ट है, तब भी ये स्ट्रिप में मसला है या आपने सही तरीके से टेस्ट नहीं लगाया। ये इनवैलिड रिपोर्ट, इनवैलिड कुछ इस तरीके से होता है। या एक और बात, सिर्फ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आ गया और कंट्रोल में नहीं आया तो फिर भी टेस्ट गलत लगाया है। सिर्फ फाल्सिफोरम में आ गया और कंट्रोल पे नहीं आया तो फिर भी टेस्ट गलत है। दोनों में आ गया, कंट्रोल में नहीं आया तो फिर भी गलत है। कंट्रोल में आना ज़रूरी है पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा, अदरवाइज ये स्टेप गलत है। तो गलत के लिए दोबारा फिर आपने इस टेस्ट को दोबारा मतलब रिपीट करना होगा। दोबारा से भी ये काम आ गया तो इट मीन्स के किट या स्ट्रिप जो आपने ख़रीदा है वो सर से काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये था आपके पास रिपीट डायग्नोस्टिक मेथड दैट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द मलेरियल पैरासाइट इन अ बॉडी रिपीटली क्विकली। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सब कुछ इसमें रिपीट हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था, यही बातें इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, ये कोड डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्लाइड मेथड। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि रिपीट मेथड से आपको पता चल गया, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो गया कि हाँ पॉजिटिव है, मलेरिया टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है।
फिर आपने स्लाइड टेस्ट खामखा करना होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द लेबॉर्ट्री में नहीं होता। चूँकि मैंने खुद लेबॉर्ट्री में काम किया तो मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग फिर स्लाइड मेथड नहीं करते। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें माइक्रोस्कोपिकली फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इतना मुश्किल जो लोग जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, तो उसके लिए फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो मतलब जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, जो कि पहले पहले मतलब शुरू में आते होते, तो ज़ाहिर बात है उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो इसको सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्लाइड मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपीट मेथड्स आप 60% you will be sure that malaria is present, but using slide method you will be almost 90% sure that malarial parasite is present. Why? क्यों? क्योंकि इस केस में आपने अपने आंखों से देख लिया कि मलेरिया पैरासाइट है, माइक्रोस्कोप के जरिए आपको अंदाजा हो गया कि मलेरिया पैरासाइट बॉडी में है। ठीक है, तो इस वजह से स्लाइड मेथड नहायत ज़रूरी है एज कम्पेयर टू रैपिड मेथड। तो स्लाइड मेथड हम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले इसके लिए जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसमें लेशमैन जिम्सा GSB स्टेन, अच्छा इसमें से कोई भी स्टेन आप ले सकते हैं। ठीक है, लेशमैन जिम्सा या GSB, मोस्टली जो आजकल स्टेन इस्तेमाल किया जाते हैं ना, वो जिम्सा होते हैं। GSB इंडिया में मोस्टली इस्तेमाल किया जाते हैं। लेशमैन वाइट फील्ड, ये वाइट स्टेन भी होते हैं, फील्ड स्टेन भी होते हैं, ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, राइट है कि वाइट है, मैं नाम भूल चुका हूँ एग्जैक्टली, तो वो स्टेन भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जिम्सा ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेशमैन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, और GSB मोस्टली इंडिया में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों स्टेनिंग का तरीका मैं आप लोगों को अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये तीन स्टेन में से कोई स्टेन आपको, एनी वन ऑफ द स्टेन यू कैन यूज़। ठीक है, अच्छा जी, आपको स्लाइड चाहिए, आपको ऑयल इमर्जन चाहिए, स्लाइड ग्लास स्लाइड होता है, आप ये इसका डायग्राम आप देख लेंगे, ड्रॉपर चाहिए, ब्लड इन DTA ट्यूब्स चाहिए। ठीक है, तो ब्लड इन DTA ट्यूब्स आप देख सकते हैं, ये ब्लड इन DTA ट्यूब से ड्रॉपर का कुछ इस तरह ये ड्रॉपर है आपके पास, ये ऑयल इमर्जन है आप देख सकते हैं, और ये स्लाइड से आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये जो पिक्चर है आप ये देख सकते हैं। इस पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि हाउ यू विल नो द थिक एंड द थिन ब्लड स्मेयर। आगे इसका इम्पोर्टेंस मैं बता दूंगा कि थिक और थिन ब्लड स्मेयर या ब्लड फिल्म हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, आगे मैं इसका तरीका मतलब वजह बता दूंगा। तो थिन नाम से ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, ये इतना डार्क नहीं होता, लाइट होता है ये स्मेयर, और इसमें जो स्मेयर बनेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ये मतलब विदाउट स्टेनिंग है और ये आफ्टर द स्टेनिंग है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर। ठीक है, अब हम किस तरीके से स्लाइड मेथड करेंगे। सबसे पहले आपने स्मेयर बनाना होगा। ठीक है, एक थिन और एक थिक स्मेयर बनाना होगा। अब स्मेयर बनाने का तरीका मैं थोड़ा सा क्विकली यहाँ पर चलता हूँ इस डायग्राम की तरफ। तो स्मेयर बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू हैव टू पुट 1 ड्रॉप ऑफ द ब्लड। जैसे कि आप देख सकते हो, एक ड्रॉप ब्लड का आपने डाल दिया, ऊपर से दूसरा स्लाइड आपने रख लिया 45 एंगल पर। फिर आपने इस स्लाइड को पीछे की जानिब मूव करना है। जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पर ये इसको ब्लड को टच कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लड टच हो गया तो ये ब्लड इस पर स्प्रेड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे स्प्रेड हो गया आपने इसको आगे की जानिब मूव करना है। अब ये आगे की जानिब मूव होगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये ब्लड जो होगा स्प्रेड हो जाएगा इस स्लाइड पर। तो ये आपके पास जो एंड पर जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्मेयर। तो इसको कहते हैं ब्लड स्मेयर। तो स्मेयर बनाने का तरीका कुछ यूँ है। ठीक है, तो ये सिंपली स्मेयर बनाने का तरीका है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से स्लाइड मेथड करते हैं। सबसे पहले आपने थिक या थिन ब्लड स्मेयर बनाना होगा। ठीक है, थिन ब्लड स्मेयर बनाने का तरीका है कि 1 स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ब्लड यू विल पुट ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर आपने स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ब्लड डालना होगा, और ऊपर से दूसरा स्लाइड, जैसे कि मैंने आपको अभी पिक्चर में बता दिया, और इसी तरह इसको आगे की जानिब पुश करके आपके पास थिन स्मेयर बन जाएगा। थिक स्मेयर बनाने का तरीका यह है कि आपने 2 या 3 ड्रॉप आपने डालने हैं थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर, और फिर उन तीनों ड्रॉप को आपने मिक्स अप कर देना है। तो इसी तरह आपके पास एक थिक स्मेयर बन जाएगा। ठीक है, स्मेयर आपने बना दिया, एक ही स्लाइड पर 2 स्मेयर आपने बना दिया। अब आपने इसको लेबल भी पेयर कर लिया, पेशेंट के नाम से या सीरियल नंबर से आपने इसको लेबल करना है। अब ये लेबल हो गया। अब आपने क्या करना है, 5 मिनट तकरीबन 5 मिनट वेट करना होगा, ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, एयर ड्राई हो जाए। सूखने के लिए आपने इसको रखना है। अब ये सूख गया, फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने इस स्लाइड को कवर करना होगा स्टेन से।
एनी वन ऑफ द स्टेन, जैसे कि अभी मैंने आपको 3 स्टेन का बता दिया। जिम्सा स्टेन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिनट आपने वेट करना होगा, फिर 5 मिनट के बाद आपने इसको स्लोली टैप वाटर से वॉश आउट कर देना है, तेज़ नहीं, स्लोली टैप वाटर, ठीक है। अगर आपने लेशमैन स्टेन का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से 1 से 2 मिनट आपने सर्फ से पहले स्लाइड को कवर करना है, फिर उसको वॉश आउट करना है, फिर 15 ड्रॉप आपने बफर डालना है, फिर आपने क्या करना है 8 मिनट के लिए बफर इस पर इस तरह छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने इसको वॉश आउट कर देना है। तो ये आपके पास लेशमैन स्टेन का तरीका है। जेएसबी स्टेन आप किस तरीके से करेंगे, मोस्टली तो पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन इंडिया में अगर होता है तो इसका तरीका कुछ यूँ होता है कि सबसे पहले आपने स्लाइड को लेना है और आपने इसको सबसे पहले डिस्टिल वाटर में डिप करना है 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम डिप करने के बाद फिर आपने इसको, ये इसका मकसद ये होता है ताकि ये डी हीमोग्लोबिनाइजेशन इसकी हो जाए, मतलब हीमोग्लोबिन यहाँ से हट जाए, ठीक है। और फिर आपने इसको JSB2 स्टेन में डिप करना है 2 या 3 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको 3 से 5 टाइम्स आपने बफर वाटर में इसको डिप करना है। फिर उसके बाद आपने इसको JSB1 में डिप करना है 5 सेकंड के लिए। एट द एंड आपने इसको बफर वाटर या सिंपली टैप वाटर से वॉश आउट कर देना है और अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन करना है। तो ये 3 स्टेन का तरीका कुछ यूँ है, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई स्टेन भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसी तरीके को, ये एक वैलिड तरीका है, इसी तरीके को फॉलो करना होगा। अब हम पढ़ते हैं जब ये मतलब स्टेनिंग का अमल हो गया, फिर उसके बाद हमने इसको वॉश आउट कर लिया, फिर इसको सूखने के लिए हम रख लेते हैं, एयर ड्राई के लिए, ठीक है। और बाज़-औक़ात क्विक एयर ड्राई के लिए हम इसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेते हैं, तो ये तकरीबन एयर ड्राई हो जाता है। फिर इसके ऊपर हम ऑयल इमर्जेंट डाल देते हैं, मोस्टली जो इसका टेल पोर्शन होता है ना, टेल पोर्शन पर हम ऑयल इमर्जेंट डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, हम इसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। 100x पर हम 100x, जो माइक्रोस्कोप का 100x पावर लेंस होता है, हम उसको फिक्स कर लेते हैं, इसी तरह फोकस पर करते हैं, ठीक है। फोकसिंग करने के बाद फिर इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल्स दिखाई देंगे और इसी तरह आप क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को इसमें देखेंगे। अब थिक ब्लड फिल्म और थिन ब्लड फिल्म क्या होता है, ये ऊपर जो है, ये ऊपर असल में आपके पास थिक है, ठीक है, नीचे फिर आपके पास थिन है। ये गलती से मैंने यहाँ पर थिक लिखा है, लेकिन ये आपके पास थिन है, ठीक है। अब थिक ब्लड फिल्म सबसे पहले ये तो याद रखें कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं। इसका बनाने का तरीका जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 या 4 ड्रॉप आप ATTF ब्लड डालेंगे और फिर इन चारों ड्रॉप को आप इसमें मिक्स करने, तो आपके पास थिक ब्लड फिल्म बन जाएगा। और इसके दौरान आपके पास इसमें जितने भी RBC होते हैं ना थिक ब्लड फिल्म में, वो रप्चर फॉर्म में होते हैं। मोस्ट ऑफ द RBC इस केस में रप्चर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, थिक ब्लड फिल्म में। और इस थिक ब्लड फिल्म का जो मोस्ट ऑफ द मतलब मकसद होता है ना थिक ब्लड फिल्म का, वो ये होता है कि हम पैरासाइट देखें, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओविले है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपुरियम है, कौन सा प्लाज्मोडियम है, तो इसमें हम सिर्फ पैरासाइट्स देखते हैं, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट्स देखते हैं। ये थिक ब्लड फिल्म का मकसद सिर्फ ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जब कभी आप प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को यानी काउंट करेंगे तो इसमें इस थिक ब्लड फिल्म में आपको क्या दिखाई देगा, आपको RBC दिखाई नहीं देंगे, इसमें आपको सिर्फ पैरासाइट्स दिखाई देंगे, एक बात। और दूसरी बात ये, इसमें आपको वाइट ब्लड सेल दिखाई देंगे, ठीक है। पैरासाइट प्लस वाइट ब्लड सेल, नो RBC, ये थिक ब्लड फिल्म में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे सब कुछ। अब अगर हम बात करें थिन ब्लड फिल्म में, आगे मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थिन ब्लड फिल्म के वाले से, तो थिन ब्लड फिल्म का तरीका ये कि 1 स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ब्लड आपने डाल दिया और आपने क्या कर लिया, ब्लड फिल्म बना दिया, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ब्लड फिल्म तो बन गया। अब इसका मकसद ये होता है थिन ब्लड फिल्म का कि इसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ या स्टेजेस को हम देखते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का अपना स्टेज होता है, रिंग फॉर्म, शेजॉन फॉर्म, ट्रोपोजाइट फॉर्म, गेमेटोसाइट फॉर्म, मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह वाइवेक्स का अपना होता है, मुख्तलिफ स्टेजेज या स्पीशीज़ होता है। इसी तरह ओवेल का अपना होता है, फाल्सिपुरम का अपना, सब का अपना अपना अलग-अलग होता है। तो इस थिन में हम कम्प्लीटली हर एक टाइप का कम्प्लीटली फॉर्म हम चेक कर लेते कि किस फॉर्म में है यार, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट किस फॉर्म में है। अच्छा,
अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अगर लेट सपोज थिक ब्लड फिल्म में आपने देख लिया कि यार इसके ब्लड फिल्म में आपके पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कौन सा है। अब अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, गौर से देख लो, ठीक है, अगर आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके बॉडी में प्लाज्मोडियम ओवल है। ये प्लाज्मोडियम ओवल का स्ट्रक्चर है। रेड ब्लड सेल इसमें नहीं होते, ठीक है ना, ये वैसे यहाँ पर ड्राई हुआ है लेकिन रेड ब्लड सेल इसमें नहीं होते। अब ये आपके पास क्या है, प्लाज्मोडियम ओवल है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहाँ पर देखो रेड ब्लड सेल अब नहीं है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये थिक स्मीयर में है, ठीक है ना, सब कुछ थिक स्मीयर में दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लाज्मोडियम मलेरिया का है, थिक स्मीयर में प्लाज्मोडियम मलेरिया कुछ इस तरीके से होगा। अब ये आपके पास प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरियम है, थिक स्मीयर में, इसमें आरबीसी दिखाई नहीं देंगे, इसमें सिर्फ ये पैरासाइट ही आपको दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, और किसी किसी जगहों पर आपको वाइट ब्लड सेल दिखाई देंगे, ना कि आरबीसी। अपने जहन में ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आ रहे हैं लेकिन मोस्टली नहीं होते, पिक्चर थे नहीं, तो इसलिए इसी पिक्चर पे मैंने आप लोगों को सिर्फ समझा दिया। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, इस पिक्चर को पेस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसमें सिर्फ ये स्टेजेस है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर आ गया तो फिर 3 ब्लड फिल्म में आप देखेंगे कि अब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लेट सपोज है, ये कौन से स्टेज में है। ये रिंग स्टेज में है, ट्रोपोजाइट स्टेज में है, ये शिनजॉइड स्टेज में है, गेमेटोसाइट स्टेज में, किस स्टेज में है, ठीक है। अच्छा जी, अब रिंग स्टेज का क्या मतलब हुआ, मोस्टली ये भी हमारे जहन में होता है। रिंग स्टेज का मतलब ये है कि ये इसका फर्स्ट स्टेज होता है, इसके लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज होता है। अगर रिंग स्टेज आपने देख लिया तो इट मीन्स कि अभी इसका फर्स्ट स्टेज शुरू है, ठीक है। वाइवेक्स का अगर देख लिया, ओवल का या मलेरिया या फाल्सिपोरियम का, जिस किसी का भी रिंग फॉर्म अगर आपने देख लिया तो इट मीन्स कि इसका फर्स्ट स्टेज है, अर्लियर स्टेज है। अगर ट्रोपोजाइट स्टेज आपने देख लिया तो इट मीन्स कि ये जो पैरासाइट इसके अंदर मौजूद है ना, वाइवेक्स, ओवेल या मलेरिया फाल्सिपोरियम, जो भी पैरासाइट इसके अंदर मौजूद है वो ग्रो कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोइंग स्टेज है। अगर शिनजॉइड आपने देख लिया, लेट्स से शिनजॉइड कुछ इस तरीके से, आगे डायग्राम में मैं एक एग्जैक्ट बता दूंगा, तो इट मीन्स कि वाइवेक्स और ओवेल और मलेरिया और फाल्सिपोरियम, ये जो पैरासाइट इसके अंदर मौजूद है, ये असल में आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्शन के स्टेज में, अभी ये यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सेगमेंटर तो मोस्टली होता नहीं है, सेगमेंटर मतलब एग्स इसमें बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे सेगमेंट्स इसमें बन जाते हैं और इसी तरह ये फट जाता है। सेगमेंटर मोस्टली होता नहीं है लेकिन कभी कभार देखने को मिलता है, ठीक है। गेमेटोसाइट्स, जो कि ये 4 स्टेज होते हैं, रिंग स्टेज, ट्रोपोजाइट, शिनजॉइड और गेमेटोसाइट्स। मिरोजाइट्स भी होते हैं लेकिन ये मोस्टली आपके पास हेपेटोसाइट्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गेमेटोसाइट्स अगर आपने देख लिया, लेट्स सपोज गेमेटोसाइट्स, तो गेमेटोसाइट्स का मतलब ये हुआ कि ये सेक्सुअल स्टेज में, इट मीन्स कि अब इसमें मेल और फीमेल या ज़ाइगोट्स इसमें बनेंगे और ज़ाइगोट्स के बनने के बाद ये रप्चर करेंगे और ये निकलेंगे। अब ये किस तरीके से हम देख पाएंगे, ये तो इसके सिर्फ रफ डायग्राम्स है, ठीक है। अब ये आप किस तरीके से पहचानेंगे कि जो वाइवेक्स, ओवेल या मलेरिया फाल्सिपोरियम या जो भी है वो कौन से स्टेज में, आपको किस तरीके से अंदाज़ा, मतलब किस तरीके से आप अंदाज़ा लगाएंगे। चलिए जी, वो पढ़ते हैं। लेट सपोज आपने थिक स्मीयर में देख लिया कि जो पैरासाइट है वो आपके पास है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। थिक स्मीयर में आपने ये देख लिया। अब आपने ये देखना है कि थिक स्मीयर में अब ये क्या है, रिंग स्टेज में है, ट्रोपोजाइट स्टेज में, शिनजॉइड स्टेज में या गेमेटोसाइट, कौन से स्टेज में। अगर रिंग स्टेज में तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाई देंगे, इस तरीके से अंडर द माइक्रोस्कोप स्लाइड्स कुछ इस तरीके से आपके पास आएंगे। अब ये 3 है, ठीक है ना, 3 स्मीयर में, तो इट मीन्स ऑब्वियसली इन दिस केस देयर इज़ आरबीसी इसमें प्रेजेंट होंगे बहुत से, और हर ये आपने मुकम्मल हर एक फील्ड आपने चेक करना होगा, ठीक है ना, तो आपको खुद ब खुद दिखाई देंगे। ये रिंग फॉर्म है, ठीक है। इट मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का रिंग फॉर्म इस तरीके से होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का रिंग फॉर्म है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ट्रोपोजाइट फॉर्म है, इट मीन्स के ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स शिनजॉइड स्टेज में है, ये इस फॉर्म में होते हैं, इसमें छोटे छोटे एग्स यानी सेगमेंटर फॉर्म, जिसको आप ये भी कह सकते हैं। सेगमेंटर तो नहीं होता लेकिन आप ऑलमोस्ट सेगमेंटर के स्टेज इस तरीके से होते हैं, ठीक है। शिनजॉइड के स्टेज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का शिनजॉइड स्टाइल। अच्छा जी, अगर तो गेमेटोसाइट के स्टेज में तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स गेमेटोसाइट के स्टेज में अगर होगा तो आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा,
ठीक है। तो स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप ये आपको गेमेटोसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, ठीक है। अब लेट सपोज थिक स्लाइड में आपने देख लिया कि आपके पास क्या है, प्लाज्मोडियम ओवल है, ठीक है। अब आपने थिन स्लाइड में देखना है कि वो कौन से स्टेज में है। अगर तो ये आपको दिखाई दे गया तो इट मीन्स कि ये आपके पास प्लाज्मोडियम ओवल है लेकिन ये रिंग स्टेज में है। रिंग स्टेज का इस तरीके से होता है। अगर तो आपके पास इस तरीके से आ गया स्लाइड के अंदर, ये आपने देख लिया थिन स्लाइड में, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये ट्रोपोज़ाइट फॉर्म में है। ये गौर से देख ले डायग्राम, ठीक है ना। ये जब आप लोग बार बार माइक्रोस्कोप करेंगे और ये जितने आपके पास ये केसेस आएंगे ना तो खुद ब खुद आपको अंदाज़ा हो जाए, खुद ब खुद आप सीख पाएंगे, ठीक है। अब जो शिनज़ॉइड स्टाइल में होगा प्लाज्मोडियम ओवल वो इस शेप में होगा। अब जब गेमेटोसाइट फॉर्म में प्लाज्मोडियम ओवल होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया। अगर थिक स्लाइड में आपने देख लिया कि प्लाज्मोडियम मलेरिया है तो रिंग स्टेज इसमें इस तरीके से होगा। अच्छा, सब का रिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन इस का रिंग में कुछ यूँ होगा कि इसका रिंग के अंदर ही आपके पास आउट ग्रोथ आया या अब आउट ग्रोथ है रिंग के अंदर। प्लाज्मोडियम मलेरिया आपने इस तरीके से अंदाज़ा लगाना होगा रिंग स्टेज का। ये ट्रोपोज़ाइट फॉर्म में, इसमें जो ट्रोपोज़ाइट होता है तो ये इस तरीके से तो ये आपके पास ट्रोपोज़ाइट फॉर्म कुछ इस तरीके से, प्लाज्मोडियम मलेरिया ट्रोपोज़ाइट फॉर्म में इस तरीके से होता है, ठीक है। अब शिनज़ॉइड फॉर्म में जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये शिज़ोंट्स फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम मलेरिया, शिज़ोंट, ठीक है। अब जो गेमेटोसाइट्स होता है ना तो वो इस तरीके से होता है। तो ये अंडर द माइक्रोस्कोप आपको प्लाज्मोडियम मलेरिया कुछ इस तरीके से मुख्तलिफ स्टेज में इस तरीके से दिखाई देंगे। अच्छा, अब लेट सपोज थिक स्मीयर में आपने देख लिया कि ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरियम है। अब आपने थिन स्मीयर में देखना होगा कि कौन से स्टेज में है। अगर लेट सपोज रिंग स्टेज में आपने देख लिया तो ये अगर इस तरीके से आपको दिखाई दे गया अंडर द माइक्रोस्कोप लाइट तो इट मीन्स कि ये रिंग फॉर्म में है, अर्लियर स्टेज में है। अगर इस तरीके से दिखाई दे गया, अब ये भी रिंग है लेकिन इसमें दो डॉटेड है, आप देख रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि ये ट्रोपोज़ाइट फॉर्म में है, ठीक है, ग्रोइंग स्टेज में। अगर आपको माइक्रोस्कोप में इस फॉर्म में दिखाई दे गया इट मीन्स कि ग्रोइंग या डिवीजन के स्टेज में है तो इट में ये शिज़ोंट स्टेज में है प्लाज्मोडियम फाल्सिपोरियम, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखो ये पैरासाइट बन रहा है और फाइनल आपके पास पैरासाइट बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास गेमेटोसाइट से, इसके गेमेटोसाइट फॉर्म में आपको कुछ इस तरीके से, ये मेच्योर फॉर्म, गेमेटोसाइट मोस्टली मेच्योर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारा क्या था, ये सारा आपके पास प्लाज्मोडियम पैरासाइट के टाइप्स थे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप वाइल यूजिंग थिन स्मीयर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के हवाले से। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर ये दो पिक्चर मैंने आप लोगों को इस मच्छर के इसलिए दिखाया है क्योंकि याद रखिएगा ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना ये भी आपके पास मच्छर से होता है और जो डेंगू होता है ना वो भी मच्छर से होता है। अब आपने किस तरीके से क्योंकि गर्मियों में मोस्टली ये दो मच्छर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन किस तरीके से आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्लाज्मोडियम का मच्छर है कि ये डेंगू का मच्छर है, ये आपने किस तरीके से आपने देखना होगा। जो ये तो बहुत छोटे होते हैं, आपको सी तरीके से दिखाई तो देते हैं लेकिन सी तरीके से आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। अगर आपने रेडनेस कुछ इस तरीके से देख लिया और थोड़ा बहुत तो ब्लैक वाइट स्पॉट इसके पाँव पर आपने देख लिया इस मच्छर के, तो इट मीन्स कि आपके पास प्लाज्मोडियम वाला मच्छर है। डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो उसके पूरे बॉडी में, फीट में, हर जगह पर आपको ब्लैक वाइट स्पॉट दिखाई देंगे, स्पॉट, ठीक है। तो ये आपके पास डेंगू का मच्छर। तो डेंगू और प्लाज्मोडियम के मच्छर में कुछ यू डिफरेंस होता है। ये जो प्लाज्मोडियम का मच्छर होता है ना ये मोस्टली फीमेल एनाफुलस होता है। तो अब आप किस तरह के फीमेल है कि मेल है, ठीक है, इस तरह तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जाहिर बात है इसके स्ट्रक्चर से आप अंदाज़ा, ये रेड कलर का ये आपको दिखाई देंगे और इसके पाँव में स्पॉट से दिखाई देंगे, ठीक है। और ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें भी फीमेल होते हैं, ठीक है। मेल भी होते हैं लेकिन फीमेल, लेकिन मोस्टली इसमें फीमेल होता है। और ये आपके पास ब्लैक वाइट स्पॉट इसमें होंगे, ठीक है। तो ये मुकम्मल वीडियो लेक्चर था आपके पास मलेरियल पैरासाइट के हवाले से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है ना। और इस जहन में अगर किसी किस्म का भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि आपको जवाब दे सकूँ,
ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।